दोस्तों, आज की कहानी एक हिंदुस्तानी लड़के की है। एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में काम के लिए जाता है। वहाँ पर खूब मन लगा करके काम करता है, खूब पैसे कमाता है। जब उसके आने का टाइम हुआ तो एक सऊदी औरत का बलात्कार कर देता है। उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम था, मामला कोर्ट तक पहुँचता है और जज के सामने उसने यह भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस औरत के साथ एक बार नहीं कई बार रेप किया है। मुझे बड़ा मज़ा आता था इस औरत के साथ रेप करने में। मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी आदमी को एक सऊदी औरत अगर मिल जाए तो उसकी तो मज़े के ठिकाने ही नहीं रहते। जज साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस औरत के साथ बड़े मज़े लिए हैं। दोस्तों, जज के सामने सऊदी अरब के अंदर यह बात कहना बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन उस हिंदुस्तानी ने यह बात कही थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर बलात्कारी को पत्थर मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बीच चौराहे पर उसको पत्थर मारे जाते हैं। सारी पब्लिक चारों तरफ हो जाती है, सबके हाथों में पत्थर होते हैं और तब तक उसको पत्थर मारे जाते हैं जब तक उसका दम न निकल जाए। यह बलात्कारी जो ज़बरदस्ती किसी का रेप करता है उसकी सज़ा है। और दोस्तों, किसी का कत्ल करने वाले की सज़ा सऊदी अरब के अंदर मौत है, यानी मौत के बदले मौत मिलती है। वहाँ पर उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सऊदी अरब की ऐसी हैरान और परेशान करने वाली ये कहानी आज आपको सुनाएंगे, जिसको सुन करके आप कहोगे कि वाकई आज आपने क्या कहानी सुनाई है। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती होता है। दोस्तों, आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपके शहर का नाम हम ले सकें। तो चलिए कहानी विस्तार के साथ। दोस्तों, मिराज आलम नाम था उस लड़के का। मिराज आलम राजस्थान राज्य के एक गांव का रहने वाला था। अजमेर के पास में ही एक गांव पड़ता है। मिराज आलम वहां का रहने वाला था। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसको पसंद नहीं किया। उसकी बीवी का कहना था कि मिराज नामर्द है, बच्चा पैदा करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, कहा जाता है कि एक औरत अपने पति के साथ या किसी भी मर्द के साथ झोपड़ी में रह सकती है, दिन गुजार सकती है, लेकिन किसी नामर्द के साथ वह दिन नहीं गुजार सकती, क्योंकि उस नामर्द के साथ हर रोज़ उसकी इच्छाएं उमंगें जवान होती हैं। उसकी उमंगों को जवान होकर जो कली है उसको फूल नहीं बना सकता। इसी वजह से औरत रूखी सूखी खा लेगी, महलों में नहीं झोपड़ियों में रह लेगी, लेकिन एक नामर्द के साथ नहीं रह सकती। इसलिए मिराज की शादी होने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि इस आदमी के साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए वो इससे तलाक ले लेती है। दोस्तों, तलाक के कारणों का पता जब तलाक हुआ तो किस वजह से तलाक लिया जा रहा है तब पता चला कि मिराज नामर्द है। अपनी इस बेइज्जती को वो जैसे तैसे करके एक्सेप्ट करता है, बर्दाश्त करता है और फिर अपनी पत्नी को वह तलाक दे देता है। दोस्तों, दिन गुजरे, अपने आप को उसने किसी तरह से संभाला और फिर उसने सोचा कि अब यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि वह सऊदी अरब में जाकर 2 4 5 साल वहाँ रहेगा और यह सारी बातें यहाँ पर जो हैं नॉर्मल हो जाएंगी। लोग उसको भूल जाएंगे। अगर वह यहाँ रहेगा तो लोग उसको ताने देंगे, नामर्द कह के बुलाएंगे, बहुत सी बातें होंगी। और उस समय सीमा में जब तक सऊदी जाने का इंतज़ाम होता, वह एक हकीम से मिलता है और अपना इलाज कराता है। दोस्तों, उस हकीम ने कुछ जड़ी बूटियाँ उसको दी और कहा कि यह 1 महीने की दवाई है, इसको खाओ और इसको खाने के बाद 1 महीने बाद फिर अपना चेकअप कराना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना फ़र्क लगा है। बड़े दिल के साथ वह दवाई खाता है और इधर सऊदी जाने के चक्कर में भी लग जाता है। एक वीज़ा उसके लिए आई। जब उसने एजेंट से बात रखा था, उस वीज़ा पर वह काम करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब जब गया तो उसके मतलब का वो उसे काम ही नहीं मिला। उससे इतना काम लिया जाता था कि उसको 20-20 घंटे काम करना पड़ता था।
2-4 घंटे उसको आराम करने को मिलता था। बड़े परेशान हो गया था वह, इसलिए उस शेख के यहाँ से भाग निकलता है और फिर वह एक लीगल तरीके से वहाँ पर रहने लगता है अपने किसी दोस्त के पास। दोस्तों उसी बीच वह इसी तलाश में रहता है कि उसे कोई दूसरा शेख अरबी मिल जाए जिसके यहाँ वह काम कर ले। दोस्तों इसी तरह से एक दिन एक अरबी से उसकी मुलाकात होती है। उस अरबी के यहाँ कुछ जानवर थे, गाय भैंसें, कुछ बकरियाँ थीं जिनको वह लेने बेचने का काम करता था। उसके पास गाड़ी भी थी जिसको वह ड्राइवर की तलाश थी। दोनों के बीच में जब वह मुलाकात हुई तो वह हिंदुस्तानी लड़का मिराज आलम उससे अपनी मजबूरी सुनाता है, बताता है कि मेरे सामने इस तरह से मजबूरी है। मैं घर से आया था, मुझे अच्छी नौकरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया है और यहाँ मुझे ऐसे काम में डाल दिया गया है कि 20-20 घंटे मैं काम करता हूँ। खाने को भी कभी मिल गया, कभी नहीं मिला। वह काम ज़्यादा लेते हैं, खाना कम देते हैं और मैं वहाँ से भाग निकला। अब इल्लीगल तरीके से यहाँ रह रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। उसने कहा कि तुम एक परेशान हो और मुझे ऐसे ही काम करने वाले एक आदमी की तलाश थी। मैं जानवरों को लेने और बेचने का काम करता हूँ। गाड़ी के लिए मुझे ड्राइवर की भी ज़रूरत है और तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता हूँ। टाइम टू टाइम काम करना होगा, कोई ज़्यादा टाइम करना है, अच्छी सैलरी दूंगा। दोस्तों मिराज आलम बड़ा खुश हो जाता है और वह उस सऊदी के यहाँ नौकरी करने लगता है। वह सऊदी अलग एक जगह उसको क्वार्टर रहने के लिए दे देता है। जब काम करने लगा वह मिराज आलम उस सऊदी के यहाँ, तो दोस्तों उसका काम देखकर वह सऊदी इम्प्रेस हो जाता है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसने काम किया। उसके बाद उसने कहा कि दोस्त, तू अगर मेरे साथ इसी तरह से काम करता रहा लगातार, जब से तू मेरे पास आया है मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो मैं तुझे कुछ तेरी सैलरी के अलावा परसेंटेज भी दूंगा। जो मुनाफा होगा उसमें से तेरे परसेंटेज दूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करना है। उसने कहा ठीक है। दोस्तों इसी तरह से वो काम करता रहा। घर से नाराज़गी के आलम में गया था, बीवी को तलाक दे कर के गया था, इसलिए यहाँ पर उसका कोई अकाउंट भी नहीं था और वह अपने पैसों को सऊदी के पास जमा कर देता है। सऊदी दोस्तों बड़े ईमानदार होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हर कंट्री में, हर देश में, हर कम्युनिटी में ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। उस सऊदी के पास वो अपना पैसा जमा कराता रहता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो यह पैसा आपसे लेकर के वापस चला जाऊंगा। दोस्तों काफ़ी दिन उसने लगभग 5-6 साल वहाँ पर काम किया और एक दिन उसने कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। दोस्तों जो सऊदी था उसकी नीयत में खलल पड़ जाता है और वह उसके वह पैसे वापस नहीं देता है। वह उसको टालते रहता है कि इस महीने नहीं अगले महीने दूंगा, अगले महीने नहीं उससे अगले महीने दूंगा, क्योंकि जब उसने हिसाब किताब कमीशन का भी, उसकी तनख्वाह का भी जोड़ा तो बहुत मोटी रकम उसके पास उसकी निकल रही थी। और उस मोटी रकम को मिराज आलम यह सोच रहा था कि घर में जा कर के वह सेट हो जाएगा। अब वह जिस्मानी तौर से भी पूरी तरह दुरुस्त है, क्योंकि पहले ही वह अपना इलाज करा करके आया था, उसने अपना चेकअप भी कराया था। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसने सोचा कि वह शादी करेगा और वहाँ जा कर के वह फिर हिंदुस्तान में सेटल हो जाएगा। अब इतना पैसा यहाँ पर कमा लिया है, लेकिन उसका कपिल था, वह अरबी शेख था कि वो पैसा उसका वापस ही नहीं दे रहा था। इसी तरह से करते करते 6 महीने मिराज आलम को वो घुमा देता है। मिराज समझ चुका था कि इसका जो यह कपिल है यह पैसा इसको वापस नहीं देगा। दोनों में बात बढ़ती है, आनाकानी बढ़ती है। दोस्तों एक दिन वह उसको कपिल बड़े प्यार से बात करता है, उससे कहता है कि यार यह पैसा मैंने तेरा जो है वह अब कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है और वह पैसा मैं तुझे कारोबार के साथ साथ उसमें मुनाफा दूंगा, उसका हिस्सा भी और जितनी रकम बनती है वह भी मैं तुझे वापस कर दूंगा। मुझे 2-3 महीने इंतज़ार करना होगा और तू ऐसा कर, जो क्वार्टर वहाँ पर है
वहाँ उस क्वार्टर को छोड़ करके तू मेरे घर में रहने लग। मेरे घर में एक कमरा अलग से वहाँ पर रहने लगा और अपनी भाभी जो मेरी बीवी है इसको भी ज़रा मार्केट लेकर चले जाया करना और घर का कुछ काम भी कर लिया करना। इस तरह से उसने उसको फंसाया था कि वह उसकी चाल को समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, अब मिराज आलम उसके घर के कमरे में रहना शुरू कर देता है। उस कपिल, उस अरबी शेख जिनने उससे अपनी बीवी को एक दिन सेट किया, एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने घर में एक फंक्शन रखा, एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन के लिए मिराज से उसकी बीवी बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ सामान ला कर के दे दो। दोस्तों, वहाँ अरबी शेख इतना तेज था कि उसने अपने कुछ यार दोस्तों को घर में बुलाया और एक प्लानिंग के तहत उनको सारी बातें समझा दी थी। दोस्तों, वहाँ सामान लाने के बाद मिराज आलम अपने कमरे में चला जाता है। वह सारा सामान लाकर देने के बाद उसकी पत्नी को सौंप करके और वह अपने कमरे में चला गया था। कुछ ही देर के बाद 2-3 अरबी आते हैं, उसके कमरे में लात मारते हैं और ज़ोर से वह कमरा खोल देते हैं। उसको मारने पीटने लगते हैं। उसने कहा कि मुझे आप क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरी खता क्या है। उन्होंने कहा कि तूने अपने कपिल की बीवी के साथ बदतमीजी की है, उसको पकड़ने की कोशिश की है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और वो रो रही है और वो कहती है कि उसने सामान देने के बहाने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। यह बात सुनने के बाद मिराज आलम समझ गया था कि उसके साथ क्या षड्यंत्र रचा गया है। दोस्तों, पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, वह गिरफ्तार हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल चला गया। अपनी सफाई में उसने कुछ नहीं कहा। जेल जाने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत जल्द की ही कोर्ट कार्रवाई शुरू की जाती है और बहुत जल्द मुकदमे वहाँ पर पेंडिंग हिंदुस्तान की तरह नहीं रखे जाते हैं, बल्कि बहुत जल्द उनका फैसला कर दिया जाता है। जब उसका केस चलता है, जज बैठता है कोर्ट में, उससे कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम यह है कि तुमने कपिल यानी जिस अरबी के पास तुम रहते थे, जिसके साथ बिजनेस करते थे, उसने अपने कमरे में तुम्हें जगह दी, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास और भरोसा किया और तुमने उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, उस पर रेप करने की कोशिश की है। तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम है और इसकी सज़ा तुम जानते हो। अगर तुम्हारे ऊपर यह जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाल कर दिया जाएगा। यह माफ़ी नहीं है। दोस्तों, मिराज आलम क्या करता, वो कुछ नहीं कहता, अपनी सफाई में खामोश खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा। अदालत की कार्यवाही होती है, उसकी पत्नी से पूछा जाता है, अब उस कपिल की जो बताओ कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। दोस्तों, क्योंकि वह उसकी पत्नी जो थी वह एक शरीफ औरत थी, लेकिन वह दबाव में उससे बयान दिलवाया जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने इस लड़के से सामान मंगाया था। जब इसने मुझे सामान ला कर दिया, घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो मुझे इसने पकड़ लिया था और जब इसने मुझे पकड़ा मैंने चिल्लाना शुरू किया और तब तक इसने जाकर कहीं मुझे छोड़ा कि शायद कोई आ ना जाए, पकड़ा ना जाए। तब यह बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ करके वहाँ से भागा था और उस बीच इसने मुझे गालों को मेरे चूमने की कोशिश की और इसने मुझे हवस भरी नज़रों से मुझे पकड़ा था और यह मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहता था। अपनी बात जब उसने पूरी की, अब उस कपिल से भी पूछा गया। दोस्तों, जब उस कपिल से पूछा जाता है तो वह भी यही कहता है कि मैं इस लड़के को इतना शरीफ समझता था कि मैंने अपने घर में जगह दे दी, लेकिन इसने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जज साहब, इसको मौत से कम सज़ा मत देना और ताकि आगे फिर कोई दूसरा हिंदुस्तानी ऐसा ना कर सके। मिराज सारी बातें सुन रहा था। दोस्तों, सारी सबकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन जज उस दिन वह फैसला नहीं सुनाता है और वह उनको वापस, मिराज को वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है और अगली तारीख दे दी जाती है कि इस बात का कि इस मुकदमे का फ़ैसला जो होगा वह अगली तारीख पर होगा। मिराज जब जेल की उस बैरक में जाता है जहाँ पर वह कैद था, तो उसमें एक कैदी और था। जब उस कैदी ने उससे, मिराज से पूछा कि भाई किस जुर्म में हो, क्या मुकदमा है तुम्हारे ऊपर,
क्या केस है। वह बताता है कि यार मैं अरबी के चक्कर में फंस गया हूँ, एक अरबी के चुंगल में फंस गया हूँ। मेरे 5-6 साल की कमाई है उसके पास थी। जब मैं अपनी कमाई उससे वापस मांगता हूँ तो वह मेरे ऊपर अपनी बीवी से इल्ज़ाम लगवा देता है रेप करने की कोशिश का। और तुम्हें पता है कि सऊदी के अंदर रेप की कोशिश करना या रेप करना बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। वह जो मजा हुआ खिलाड़ी जो पहले से ही उस बैरक में था, वह उससे कहता है कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम कल को ऐसा कहना, तुम्हें सज़ा तो मिल ही रही है। अगर तुमने यह बात कही और यह बात फिर बैठ गई तो तुम्हारी सज़ा माफ़ नहीं होगी बल्कि उस कपिल को सज़ा मिलेगी। दोस्तों उसकी बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है, अगली तारीख का इंतज़ार करने लगता है। जब अगली तारीख आती है तो अब मेराज एक बार फिर और अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाता है कि सज़ा पाने से पहले तुमसे एक बार फिर पूछते हैं कि अगर कोई गुंजाइश हो तो बताओ, तुमने किस वजह से, किस मजबूरी से, किस इरादे से इस औरत के ऊपर हमला किया था। दोस्तों मेराज आलम वहाँ पर उस दिन बोलता है और वह बड़ा खुश होता है, कहता है कि जज साहब कैसी बातें कर रहे हो, कोशिश की थी इस औरत के साथ तो मैंने कई बार संबंध बनाए हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे इस सऊदी औरत के साथ संबंध बनाने में। और यह औरत पता नहीं क्यों अपने पति के डर से या किस वजह से या इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैंने इसकी मर्ज़ी से इसके साथ कई बार संबंध बनाए हैं। जब यह सऊदी या मेरा कपिल घर पर नहीं रहता था तो यह औरत मेरे रूम में आ जाती थी और कपड़े उतार कर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि मेरा सऊदी, मेरा पति तो नामर्द है, उससे तो कुछ होता नहीं है। तुम हिंदुस्तानी नौजवान 25 साल के लड़के हो, तुम्हारे अंदर बहुत जान है और तुम मेरे साथ ये गलत काम करो। मैं क्या करता, मैं इसके साथ वो गलत काम करता और मुझे बड़ा मज़ा आता। दोस्तों यह बातें जब हिंदुस्तानी लड़का मेराज आलम बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा था, उसको पता था कि मरना तो है ही, लेकिन जो उसके दोस्त ने, जो उस बैरक में उसका दोस्त बन गया था, उसने जो बात बताई थी, या अगर तेरा तुक्का बैठ गया, तेरे निशाने पर लग गया तो हो सकता है कि तुझे माफ़ी भी मिल जाए। बस यह सुनकर जज गुस्से में लाल हो जाता है कि लड़का कैसे गंदी गंदी बातें कर रहा है। दोस्तों यह बात जब वह कह रहा था तो औरत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वह इतनी शरीफ और नेक औरत थी, लेकिन वह अपने पति के दबाव में यह इल्ज़ाम उस पर लगा रही थी। लेकिन अब वो औरत को एक लगभग गलत साबित करना चाहता था। वो तीर उसने निशाने पर मारा था। वो औरत अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि खुदा के वास्ते चुप करो और ऐसी बातें मत कहो। जज साहब यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ कोई काम नहीं किया, मैंने इसके साथ कभी कोई गंदा काम किया नहीं है, इसने मेरे साथ कोई गंदा काम किया, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इसके साथ संबंध नहीं बनाए, मैंने कभी इसके साथ नाजायज़ रिश्ता कायम नहीं किया, यह झूठ बोल रहा है। तो फिर वह लड़का कहता है कि यह झूठ और यह सच, तो फिर वह बात सच है जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ज़बरदस्ती की, जो बदतमीज़ी की, तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारे साथ रेप करने की कोशिश की, क्या यह सच है? वह औरत कहती है कि जज साहब यह बात भी सच नहीं है। आज मैं तुमसे हकीकत सच्चाई बताती हूँ कि मेरे पति ने मुझे मजबूर किया था कि इस हिंदुस्तानी लड़के के पैसे हमारे ऊपर थे और मेरा पति वह पैसे वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे पति, मेरे शौहर ने यह ड्रामा रचा और मुझे यह गलत बयान देने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों जब यह सुनता है तो उस औरत की बात को सुनने के बाद और फिर उस कपिल से पूछता है कि सच सच बता दो वरना अब तुम्हें सज़ा देने का नंबर है। वह भी बता देता है कि यह बात बिल्कुल सच है और यह हिंदुस्तानी लड़का बेकसूर है। उसके बाद वह जज उस हिंदुस्तानी लड़के को अपने पास बुलाता है, उसकी पीठ थपथपाता और कहा कि आज तुमने एक अक्लमंदी से काम लेने की वजह से अपनी जान बचा ली है, वरना अगर यह तुम्हारे खिलाफ़ बयान देते रहते तो तुम अपनी सफाई में कुछ भी कहते रहते तो शायद तुम्हारी जान ना बचती और मैं एक गुनाहगार को फांसी के फंदे पर या कुछ भी ऐसी सज़ा दे देता। दोस्तों उसके बाद फिर उस लड़के के, उस कपिल से सारे पैसे दिलवाए गए और उनको 2 साल तक की, उस औरत को भी 2 साल तक की सज़ा दी जाती है।
और वह पैसे ही नहीं दिलवाए जज ने, बल्कि इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस कराए जाते हैं कि जिस कारोबार में तूने इसके पैसे लगाए हैं, जो तुझे उसने मुनाफा हुआ है उसका 50% हिस्सा तुझे उस कमाई का हिस्सा देना होगा। इसके बाद वह पैसे लेकर वह हिंदुस्तानी लड़का जो कि राजस्थान के अजमेर गांव का रहने वाला था, वह अपने घर आता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो दोस्तों, कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में, आज की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई घटना के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।